बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है ना, वो होती है अदरक की गर्मा गर्म चाय और धुएं निकलते पकौड़े, उसके साथ हरे धनिए, पुदीने और कच्चे आम की चटनी। और ये लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद है मुद्दे की बात आप समझ गए होंगे। मम्मी यार, आज तो सुबह से बारिश हो रही है। एक तो बारिश, ऊपर से संडे का फुर्सत भरा दिन। आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या स्पेशल होगा? हर बारिश के मौसम में यही नाटक शुरू हो जाता है आपका। स्पेशल स्पेशल के नाम पर रोज चाय पकौड़े चाहिए, और क्या? अरे चाय पकौड़े पुराना ट्रेंड हो गया डार्लिंग। मुझे तो तुम्हारे हाथ की स्पेशल झाग वाली कॉफी पीनी है। उसके साथ खाने हैं गर्मा गर्म कुरकुरे मसालेदार समोसे। क्या कहती है मम्मी? भैया, आपने ना बिल्कुल मुंह में पानी ला दिया। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। भाभी, आप सारा काम छोड़ो, सबसे पहले समोसे बनाकर खिला दो। अरे कमाल करते हो आप लोग, ना समय देखते हो ना मौका, बस शोर मचाना शुरू कर देते हो। इतना हैवी नाश्ता किया सुबह सबने, और अब सबको समोसे चाहिए। अरे अपनी सेहत का भी ख्याल है कि नहीं? अरे बहू, क्यों नाटक कर रही है? बारिश क्या रोज रोज होती है? साल भर में मुश्किल से 5-7 दिन बारिश का मौसम होता है, और अगर बारिश के मौसम में मेरे बच्चे कुछ अच्छा खा लेंगे तो तुझे उससे क्या परेशानी है? सीधे सीधे बोलना, समोसे बनाने में तेरी नानी मर रही है। मेरी नानी को मरे 20 साल हो गए मम्मी जी, और आप लोग समोसे खाइए या कचौड़ियां, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो आप लोगों की सेहत के बारे में सोचकर कह रही थी। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा ही शौक है ना समोसे खाने का। जा रही हूं मैं रसोई में, अभी बनाकर लाती हूँ। देख बहू, पहले तो मैं समोसे खाने वाला था, लेकिन अब तूने कचौड़ियां बोलकर ना मुंह में पानी ला दिया। अब जब समोसे बना रही है तो 2-4 कचौड़ियां भी उतार लेना। वैसे तुझे तो पता ही है, समोसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ बाबूजी, आपको समोसे कहाँ पसंद है? बस अगर अभी बना लाऊं तो किसी तरह मन मार कर आप 5-6 खा लेंगे। अब इतना बड़ा शरीर है, 5-6 समोसे में कहाँ भला हो। ठीक है, आप चिंता मत करिए, अभी आप सबके साथ आधे पेट समोसे खा लीजिए, उसके बाद 6 कचौड़ियां भी खा लीजिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाग्यवान की बहू मुझे ताना मार रही है? अरे छोड़िए ना, आप अपने समोसे कचौड़ी से मतलब रखिए। बोलती है तो बोलने दो, बनाने से मना तो नहीं करके गई ना। इधर बहू रागिनी रसोई में समोसे कचौड़ियां बनाने की तैयारी में लग गई थी, और वहीं घर के बाकी लोग खिड़की से बारिश की बूंद को गिरते हुए देखकर खुश हो रहे थे। अगर बात सिर्फ ये तला भुना बनाने की होती ना, तो एक बार को मैं ये मुसीबत झेल भी जाऊं। लेकिन ये चटर पटर खाने के बाद जो इस घर में नाटक शुरू होते ना, असली परेशानी तो मुझे उससे है। अभी तो माँ जी, बाबूजी, नीरज सब गले तक ठूंस कर पूरी, पराठा, कचौड़ी, समोसे खा लेंगे, और फिर उसके बाद अपने साथ साथ मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बेचारी रागिनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में समोसे कचौड़ी बना रही थी। कुछ देर बाद उसने डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियां लाकर रख दी, और जैसा कि रागिनी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर पहले ही आलू के पराठे खा चुके सक्सेना परिवार ने पूरे समोसे कचौड़ी खा लिए थे। समोसे कचौड़ी तो हो गए, अगर आप लोग कहे तो कुछ और भी बना दूं, पेट में जगह है तो। अरे सब जानती हूँ मैं तेरी चाल, जानबूझकर ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाती है ना तू। 11:30 बजे से रसोई में घुसी हुई है, 3 बजा दिए, अब जाकर तेरा रसोई का काम खत्म हुआ। आज तो लग रहा है बिना लंच किए ही रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, शाम को खाना थोड़ा जल्दी बना लेना। सास की बात सुनकर रागिनी गुस्से में लाल पीली हो गई। अरे यार, ये लोग इंसान है या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हुए लोग? खाना देखकर ये लोग ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे कल से देश में भूख हड़ताल होने वाली हो। आज तो कमर ही टेढ़ी हो गई है रसोई में खड़े होकर। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम खत्म कर लूंगी। रागिनी आकर अपने कमरे में आंख बंद करके लेट जाती है, तभी उसे सासू माँ की बदहजमी से भरी बेहूदी डकारों की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू सुन जरा, तेरे पास एक नुस्खा है जिससे एसिडिटी ठीक हो जाती है। तू जाकर मेरे लिए वो काढ़ा बना ले, मेरी तो हालत खराब हो रही है बेटा। ऐसा क्या डाल दिया था तूने उन समोसों में जो खाया पिया सब दिमाग में चढ़ा जा रहा है? अरे माँ जी, तो किसने कहा था एक एक को 10-10 निपटाने के लिए? खाते समय तो आप लोग ऐसे खाते हो जैसे अगले पल प्रलय आ जाएगी, और फिर उसके बाद कभी समोसे कचौड़ी देखने को भी नहीं मिलेंगे। अरे उल्टा सीधा खुद खाते हो और बाद में परेशान करते हो मुझे। रागिनी जाकर अपनी मौसी के नुस्खे से काढ़ा बनाकर अपनी सास को देती है, जिसे पीने के बाद उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अब उठ ही गई हूं तो घर के बाकी सब काम भी निपटा लेती हूँ। वैसे भी मेरे नसीब में आराम कहाँ लिखा है। जैसे ही अपने कमरे में आओ, कोई ना कोई दरवाजा पीटने चला आता है। शाम के 7 बजे सास ने रागिनी को आवाज लगा दी।
बहू दोपहर में भी सब लोग बस समोसे कचौड़ी खाकर ही रह गए, किसी ने खाना नहीं खाया। उसे कचौड़ी खाना नहीं होता क्या? अरे वो भी तो सीधा पेट में जाता है, या उसको स्टोर करने के लिए अलग से सूटकेस बनवा कर रखा है अपने पेट में? अभी थोड़ी देर पहले ही ज्यादा खाने की वजह से हाय हाय कर रही थी आप, और फिर खाने की बात करने लगी। कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, कुछ और नहीं बनने वाला, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी। इतना कहकर रागिनी पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है और खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगोने लगती है। कुछ करो भाग्यवान, अब क्या तुम्हारी बहू के राज में खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ेगा? मैं पूछता हूँ, हम कोई बीमार है क्या? खिचड़ी भी कोई खाना होता है? मुझसे नहीं खाया जाएगा भी खिचड़ी दलिया। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, खुश हो लेने दीजिए ना बहू को कि वो सबके लिए डिनर में खिचड़ी बना रही है। अभी मैं इसे बताती हूँ खिचड़ी का मतलब क्या होता है। सास बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छा हुआ बहू जो ये खिचड़ी बनाने का आइडिया तेरे दिमाग में आ गया। बात तो ठीक ही है ना बेटा, सवेरे कचौड़ी समोसे पराठे सब खा लिया, कम से कम रात को तो पेट को थोड़ा आराम मिले, है ना बहू? मैं क्या कह रही थी, अब तो खिचड़ी बना रही है ना, तो ये फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, आलू बीन्स और गाजर, इन्हें भी डाल देना खिचड़ी में, थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। और हाँ बहू, ये सब्जियों को ना खिचड़ी में उबाल कर मत रख देना, इनमें तभी स्वाद आता है जब देसी घी में धीमी आंच पर सारी सब्जियों को थोड़ी देर भूना जाए। समझ गई ना? जी समझ गई। बहू को अच्छी तरह से हरी सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाने की नसीहत देने के बाद जैसे ही सासू मां बाहर आती है तो देखती है सामने बेटा नीरज मुंह लटकाए बैठा है। अरे बेटा, मुंह लटकाने जैसे क्या बात है, बड़ी चालाकी से तेरी बीवी से वेजिटेबल खिचड़ी बनाने का बोल कर आई हूँ। अरे वो तो पानी वाली खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे चावल में पानी का अंदाजा इतना कम बताया कि ना चाहते हुए भी खिचड़ी की जगह बनेगा तो पुलाव ही। सास की चालाकी के कारण आज तो सबको बोरिंग खिचड़ी के बजाय पुलाव खाने के लिए मिल जाता है और सबके चेहरे खिल उठते हैं। अगले दिन, भाग्यवान, मौसम आज बड़ा सुहावना हो रहा है। बहू तुम ऐसा करो, बच्चे नाश्ता तो कर चुके हैं, अभी तुम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ और आज ब्रेड रोल बना लाओ। फिर से शुरू हो गई बाबूजी आप लोगों की फरमाइश। ये खाना तो जान का जंजाल बन गया है। ठीक है, बना रही हूँ आप लोगों के लिए ब्रेड रोल। अरे इतना चटोरा खानदान मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। बाहर हॉल में, माँ इतनी गर्मी हो रखी है, हॉल में एक एसी लगवा दो ना। हाँ, तेरी माँ ने तो पैसे का एक पेड़ लगा रखा है ना, जिससे पैसे तोड़कर जो मर्जी खरीदते रहो। आई बड़ी एसी वाली, चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रह। माँ बिना कोई बहस की तुम्हारी बहू रसोई में ब्रेड रोल बनाने चली गई। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। तुम देखना, अब शाम को डिनर में खिचड़ी खाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बेटा अभी तो तू ब्रेड रोल का मजा ले, रात की रात को देखी जाएगी। सभी लोग भरपेट ब्रेड रोल खाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि ब्रेड रोल के बहाने उन्होंने कितनी कैलोरी, तेल और कोलेस्ट्रॉल की खपत कर ली है। शाम के समय, मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। भाभी अभी आप बाजार जाओगी तो फिर खाना लेट हो जाएगा ना। खाना तो आज 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तुम शायद भूल रही हो ननद रानी, आज दोपहर में ही आप सबने ठूस ठूस कर ब्रेड रोल खाए हैं, और हमारे किचन का रूल है सुबह कचौड़ी तो शाम को खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। इतना कहकर बहू रागिनी बाजार निकल जाती है। मम्मी ये क्या तानाशाही है यार, अब कुछ कहती क्यों नहीं हो भाभी को? अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरी माँ है ना, एक बार बहू को आने दे, फिर देखना कैसे बातों बातों में बहू की खिचड़ी के मिजाज बदल देती हूँ। अरे बेटा, ये सुबह के थोड़े से छोले भिगो रखे, अब रखे रखे तो खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कर इसे अपनी खिचड़ी में डाल देना। वैसे तुझे तो पता ही है, रात के समय छोले खा लूं तो मुझे गैस हो जाती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, खाने की बर्बादी करना भी तो पाप होता है ना। ठीक है माँ जी, ये छोले खिचड़ी में ही डाल दूंगी। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, अब खिचड़ी में छोले डाल रही हो ना तो थोड़ा मसाला भी डाल देना, बिना मसाले के तो छोले बिल्कुल बेस्वाद लगेंगे। मानना पड़ेगा भाग्यवान तुम्हारे दिमाग को, कभी तुम पनीर खिचड़ी बनवाती हो, कभी वेजिटेबल खिचड़ी, और आज तो तुमने देसी खिचड़ी को छोले चावल बनवा दिया, और बेचारी बहू को पता भी ना लगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार रह रहकर बारिश हो रही थी, जिसके कारण रागिनी पकोड़े, समोसे, कचौड़ियाँ बनाते हुए दुखी हो चुकी थी। आज भी सबको पेट भर कटलेट खिलाने के बाद रागिनी हॉल में आ रही थी कि उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। खूब खाओ आप लोग कचौड़ी समोसे, मैं हूँ ना, डिनर में आज बहू से बिरयानी बनवा दूंगी, उसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा, तो मुझसे 20 तरह की खिचड़ी बनवाने के बाद उसका क्रेडिट भी खुद ही खा रही है माँ जी। ये सब माँ जी की सोची समझी चाल थी। बात तो ठीक है ना, जब रोज अलग अलग वैरायटी का खाना मिल रहा है तभी तो इन लोगों का ये पकौड़ी प्रेम छूट नहीं पा रहा है। जब 2 दिन सादी बिना मसाले की खिचड़ी खाएंगे ना तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
रागिनी बहू, वो मैं क्या कह रहा था कि मुझे पता है बाबूजी, आपने रात में चुपके से उठकर उड़द की दाल भिगो रखी है, यानी कि आपको उड़द दाल की कचौड़ियाँ खानी होगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन जाने दे, चल, तुझे परेशानी होगी। परेशानी जैसी बात क्या है बाबूजी? आपकी पसंद का खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बाद में याद रखिएगा, अगर सुबह उड़द दाल की कचौड़ियाँ खाएंगे तो शाम को तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। और अब मैं वो नादान रागिनी नहीं हूँ जो आप लोगों की बात में आकर खिचड़ी को बिरयानी में बदल दूंगी। खिचड़ी का मतलब बिना घी, तेल और मसाले वाली उबली हुई खिचड़ी। यही खाकर आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगी ना, इस घर में कोई सुधरने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, उसी दिन से रागिनी ने घर में 20 तरह की खिचड़ियाँ बनाना बंद कर दिया और अब समोसे, कचौड़ी, पकौड़े का मतलब था उबली हुई बिना मसाले की खिचड़ी शाम के खाने में। इसका मन में ख्याल आते ही परिवार के लोगों के दिमाग से पकौड़े और समोसे अपने आप गायब होने लगे थे। घर में शांता काम कर रही है और बाकी के सब खाना खा रहे हैं। शांता का बेटा रघु भी वहीं बॉल से खेल रहा है। बड़े भैया के लिए रोटी लाऊं क्या? नहीं शांता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए बढ़िया सी खीर बना देना, बड़े दिनों से मैंने तुम्हारे हाथ की खीर नहीं खाई। ठीक है छोटे भैया, कल ही बना दूंगी। शांता, ये आज पनीर की सब्जी बनी है तो इसे रघु को भी खिला ले, वो खा लेगा। रहने दीजिए ना आंटी जी, अभी घर जाकर आलू का बढ़िया सा भरता सा बनाकर इसे खिला दूंगी। आज पूरे दिन से ये मेरे साथ काम पर है ना। सास हेमा जी के मुंह से ये सुनकर दोनों बहुएं स्नेहा और प्रीति का मुंह बन जाता है। माँ मैं खाऊंगा पनीर की सब्जी। लो देखो, आज सुबह से भूखा होगा, कह रहा है तो खिला देना। ये मम्मी जी बिना इनको चैन नहीं है। अरे काम हो गया है, जाने देना उसे। लेकिन नहीं, ये खा लो, पी लो, सो लो, अरे सब यही कर लो। वही ना, और ये शांता भी ना हर रोज अपने बेटे को लेकर चली आती है। ये लोग ना बहुत चालाक होते हैं, साथ में लेकर चले आओ जिससे खाना भी मिल जाए। आज की कहानी है दिल्ली में रहने वाले मित्तल परिवार की, जहां परिवार के मुखिया अशोक और हेमा जी अपने 2 बेटे, बहुओं, नाती पोतों के साथ रहते हैं। अशोक जी का खानदानी कपड़े का बिजनेस है और उनकी इस विरासत को उनके दोनों बेटों ने पूरी तरह से संभाल लिया है। परिवार में इन सदस्यों के अलावा इनके यहाँ काम करने वाली शांता भी अब किसी सदस्य से कम नहीं है। क्या यार, तुम हर हफ्ते वही बात लेकर बैठ जाती हो स्नेहा। अगर तुम इस घर में कोई कमी है क्या? करोड़ों का बिजनेस है हमारा यार। देखो ना मन, मैंने तुमको पहले ही कहा था, मैं शादी के बाद अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। अगर तुमको शादी करनी है तो करो, लेकिन तब तो तुम इतना लट्टू हो गए थे, हाँ कर दो, हाँ कर दो। लेकिन अब वही दुनिया की बात है, बाकी मर्दों की तरह घिसा पिटा राग अलाप रहे हो। अरे मेरी पगली बीवी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है यार। अभी हमारा बेटा भी छोटा है, थोड़ा टाइम दो उसको, फिर तुम ज्वाइन कर लेना ना जॉब। नहीं जी, इस बार आपकी इस बहकावे में मैं नहीं आने वाली हूँ। मैंने सोच लिया तो सोच लिया। उनके बीच के झगड़े को सुनकर हेमा जी माहौल को ठंडा करने उनके कमरे में आती है। आज फिर तुम दोनों टॉम एंड जेरी के जैसे शुरू हो गए हैं? अरे कब बड़े होंगे, अब माँ बाप भी बन गए हो। देखिए मम्मी जी, अब तो मैंने सोच लिया है, मैं अब इस घर में ज्यादा नहीं बैठ सकती। वैसे भी मेरा गोलू 3 साल का हो गया है, अब वो स्कूल जाने लगेगा, इसलिए मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। अब आप ही समझाओ ना नमन को प्लीज। हाँ हाँ ठीक है बहू, तू जॉब ज्वाइन कर ले, मैं देख लूंगी दोनों बच्चों को। इतना सुनते ही स्नेहा हेमा जी के गले लग जाती है, जैसे कि उसको दोबारा जिंदगी जीने को मिल गई हो। हेमा जी मौके की नजाकत को देखते हुए हाँ कह देती है, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाती। क्या हुआ हेमा जी, आज आप पूरी रात करवटें बदल रही है? अरे आप जाग रहे हैं क्या जी, सोए नहीं क्यों अभी तक? अरे हेमा जी, आप भी कमाल करती हैं। आज तक कभी जीवन में आपको अकेला छोड़ा है क्या, जो आज आपकी चिंता का एहसास मुझे नहीं होगा? चलिए अब बताइए, क्या है इस गहरी चिंता का कारण? दरअसल अब छोटी बहू और आपके लाडले में कई दिनों से झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके पीछे की कोई खास वजह है क्या? हाँ, अब छोटी बहू भी जॉब करना चाहती है, तो कल तो मैंने उसे हाँ कह दिया, क्योंकि वो एक काफी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर सिलेक्ट हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ जी। हाँ, मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अकेले दोनों बच्चों को हैंडल करूंगी। ये आपने बड़ी सही बात कही। अब प्रीति को भी स्कूल से आते आते 4 बज जाते हैं, स्नेहा तो 8 बजे से पहले क्या ही ऑफिस से आएगी।
अच्छा देखिए, अभी आप सो जाइए, घड़ी 3:30 बजा रही है। मैं कल ही कुछ सोल्यूशन निकालता हूँ हेमा जी। अगले दिन सुबह सुबह दोनों बहुएं अपने अपने काम के लिए रेडी हो रही हैं। अरे स्नेहा, आज सुबह सुबह कहाँ जा रही हो तुम? क्यों भाभी, आप ही अकेले जा सकती हो क्या? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा स्नेहा। मैं भी आज से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ भाभी। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। लेकिन गोलू को कौन संभालेगा? जो मोनू को संभालती है वही, मतलब उसकी दादी, और कौन। दोनों अपने अपने काम पर चली जाती हैं और घर में रह जाती हैं हेमा जी अकेले। तभी शांता काम करने घर आती है। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? क्या बोलूं शांता, अब दोनों बहुएं अपने अपने काम पर चली गई। दोनों के बच्चे अकेले संभालना मेरे बस की तो ना है। अभी मोनू स्कूल गया है, उसे लाना, ले जाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, कितने सारे काम होते हैं। और गोलू तो अभी बहुत छोटा है, क्या करूं मैं आपकी शक्ल देखकर ही समझ गई थी। आज आपने सुबह से कुछ भी खाया नहीं है। मैं पहले आपके लिए नाश्ता बनाती है, फिर हम दोनों कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे आंटी जी। शांता, सच कहूं तो तुमसे न जाने कैसा रिश्ता जुड़ गया है कि तुम बिना कहे मेरे भाव पढ़ लेती हो। कैसी बात करती है आंटी जी, मेरी माँ गुजरी तब मैं मुश्किल से 12 साल की होंगी। तब से आ रही हूँ आपके यहाँ काम करने। कम से कम मुझे 18 साल हो गए। आपने भी तो मुझे हमेशा बेटी जैसा प्यार दिया। शांता और हेमा एक दूसरे को देखकर भावुक हो जाते हैं। अब जो भी है तुम्हारे हाथ में है शांता। इधर शांता अपने पति से बात करती है, उधर हेमा जी अपने घर में चर्चा करती हैं। फिर आखिर में सब इस बात पर पहुंचते हैं कि शांता अब घर के नीचे बने बेसमेंट में अपने परिवार के साथ रहेगी, जिससे वो पूरा दिन गोलू और मोनू का ख्याल भी रख सकेगी। ये रघु पता नहीं क्यों ऊपर आ जाता है। शांता को रहने के लिए नीचे घर दिया है तो अपने बच्चों को नीचे रखे ना। ये छोटे लोग ना ऐसे ही होते हैं, इनका दिमाग घुटनों में होता है। सच ही यार स्नेहा, इनको उंगली पकड़ाओ ना तो ये सर पर चढ़ जाते हैं। कहाँ हमारे साफ सुथरे बच्चे, कहाँ ये रघु। मम्मी जी को भी हाइजीन का ना बिल्कुल ख्याल नहीं है। तभी स्नेहा गुस्से में जाती है और रघु को हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ कर देती है। जाओ रघु, नीचे जाकर खेलो, अभी आ रही होगी तुम्हारी मम्मी काम करके, जाओ। बेचारा रघु नीचे चला जाता है। ये देखकर स्नेहा मुस्कुरा देती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन बीतते समय के साथ प्रीति और स्नेहा के दिल में शांता के लिए कोई अपनापन नहीं जागता, बल्कि वो दोनों हर समय उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते। फिर एक दिन, अरे आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो शांता, सुबह सुबह एकदम टिप टॉप तैयार होकर आ गई। आंटी जी, आज ना रघु का जन्मदिन है। अच्छा चलो, ये तो बढ़िया बात है। उसे मेरी तरफ से कुछ खिला देना, आज मिठाई भी ले लेना। आंटी, आज तो जन्मदिन है उसका, तो केक काटे बिना नहीं मानेगा, इसलिए आज उसके दोस्तों को भी बुला लूंगी। अब मोनू गोलू को भी भेज देना ना, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। शाम को स्नेहा ऑफिस से घर आती है। आज शांता नहीं दिख रही मम्मी जी। अरे वो आज उसके बेटे का बर्थडे है ना, तो उसी में लगी हुई है। मैंने उसे कह दिया कि आज हम बना लेंगे खाना खुद से। तभी प्रीति भी वहाँ आती है। मम्मी जी कह रही है मोनू और गोलू को नीचे भेजने के लिए बर्थडे में। क्या? हमारे बच्चे क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे अब वो कह रही थी तो। अरे अब वो कह रही थी, इससे क्या मतलब है मम्मी जी? अब मना भी तो कर सकती है ना। हेमा जी के चेहरे पर उभरते गुस्से को देखकर दोनों बहुएं वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। चलिए भाभी, गिफ्ट देखते हैं, रघु को क्या गिफ्ट देना है। अब क्या गिफ्ट भेजे उसके बच्चे के लिए? अरे कुछ भी दे दो ना भाभी, वो लोग क्या जाने गिफ्ट क्या होता है। बच्चों के खेले हुए टॉयज रखे ना, वही दे देते हैं। वो तो मम्मी जी का गुस्सा शांत करने के लिए कह रही थी मैं। ठीक है, मैं भी मोनू का ना एक सूट निकाल देती हूँ। उसे 2-3 बार पहना होगा, फिर छोटा हो गया, रघु को आ जाएगा। दोनों मिलकर शांता के बेटे की बर्थडे में कुछ ऐसी गिफ्ट्स पहुंचा देते हैं, लेकिन शांता उन्हें भी बड़े प्यार से सहज कर रखती है। फिर एक दिन, अच्छा मम्मी जी मैं निकलती हूँ स्कूल के लिए। शांता, मोनू का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी मैडम जी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूँ ना मोनू बाबा का ख्याल रखने के लिए। थोड़ी देर में स्नेहा भी शांता के भरोसे गोलू को छोड़कर निकल जाती है। पूरा दिन भर शांता काम करती है। फिर शाम के समय वो हेमा जी से कहकर सब्जी मंडी के लिए निकल जाती है। आंटी जी, मैं जरा सब्जी मंडी होकर अब भी आती हूँ। आज रघु के पापा नहीं है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, और आज मंगलवार है तो सब्जी भी सस्ती मिलेगी ना, इसलिए। अरे हाँ हाँ, चली जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से घर पे हूँ ना। इधर शांता निकलती है और शाम को 5 बजे प्रीति घर आती है। अरे आज दरवाजे पर ये ताला कैसे भाई? मम्मी जी कहाँ चली गई? शांता भी नहीं है घर पर, तो फिर बच्चे कहाँ गए? ये सब सोचकर प्रीति घबरा जाती है। वो बगल में अपनी पड़ोसन के यहाँ पूछने जाती है, सुमन भाभी, आपने मेरी सासू माँ को देखा क्या? घर पर ताला है और बच्चे भी पता नहीं कहाँ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले देखा था,
वो शांता के साथ खेल रहे थे। अब उसके बाद कहाँ गए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, शांता के साथ खेल रहे थे तो कहीं शांता तो। प्रीति सबसे पहले स्नेहा को ऑफिस में फोन करती है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है आज? स्नेहा तुम जल्दी से घर आ जाओ, यहाँ कोई भी नहीं है और घर पर ताला पड़ा है। ना मम्मी जी है ना बच्चे हैं और शांता भी जाने कहाँ मर गई। थोड़ी देर में स्नेहा अपने ऑफिस से घर आती है। भाभी आज आप स्कूल से लेट कैसे हो गए? अरे आज अचानक मेरे स्कूल में मीटिंग रख दी, मुझे टाइम लग गया इसलिए यहाँ आकर देखा तो मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा, डर लग रहा है। हाँ भाभी, ये काम वालियों का ना कुछ पता नहीं, लेकिन ये लोग सब गए कहाँ? एक मिनट, हम बेसमेंट में देखते, शायद वहाँ तो नहीं है। प्रीति और स्नेहा दोनों बेसमेंट में जाते हैं। अरे यहाँ तो इसका बेटा भी नहीं है, कहीं ये। स्नेहा मुझे भी बस वही डर सता रहा है, कहीं यहाँ इसके सामान में इसका आधार कार्ड या और कोई आईडी कार्ड तो जरूर होगी। सही कह रही हो भाभी। दोनों मिलकर शांता का पूरा घर उथल पुथल करके पटक देती है, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, ये मम्मी जी को भी 50 बार कहा कि फोन रखना सीख लो, लेकिन नहीं। रुको, मैं दुकान पर फोन करती हूँ। नमन सुनो ना, आप लोग घर आ जाओ, बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। क्या हुआ स्नेहा? थोड़ी देर में अशोक जी अपने दोनों बेटों के साथ घर आते हैं। अरे क्या हुआ प्रीति, तुम दोनों इतना रो क्यों रही हो? कुछ बोलो तो सही। देखो ना साहिल, आज मुझे भी स्कूल से आने में लेट हो गया। जब घर आई तो यहाँ ताला लटका हुआ है, ना घर पर कोई है। मुझे तो शक नहीं, पूरा भरोसा है वो शांता नहीं हमारे बच्चे, और हम मम्मी जी को लेकर कहीं चंपत हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही है, उसने ये सब किया। आप लोग पुलिस स्टेशन चलो। अरे प्रीति बेटा, ऐसे पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो आपको 24 घंटे इंतजार करने के लिए कहती है। लेकिन अब करे क्या नमन? चल तू ही बता, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी अचानक से सबके कान में बच्चों की आवाज सुनाई देती है। सब पलट कर देखते हैं तो बच्चे उछलते कूदते अपनी दादी हेमा जी के साथ चले आ रहे थे। गोलू, मोनू, अरे बच्चों तुम ठीक तो हो ना? बच्चों को देखकर नमन और साहिल जाकर उससे सीने लगा लेते हैं। अरे इनको क्या होना था, और तुम सबको क्या हुआ भाई? सबके सब यहाँ क्यों खड़े हो? हेमा जी आप कहाँ चली गई थी और ये शांता कहाँ है? मम्मी जी ये सब क्या है? अब हमारी हालत देख रही है। और शांता कहाँ है? अरे आप पहले घर में बैठो, आराम से फिर बात करते हैं। ऐसे पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया है। सब घर के अंदर आते हैं, तभी पीछे से शांता भी आती है। अरे आज तो सब एक साथ शाम के वक्त। हाँ शांता, लेकिन तुम कहाँ रह गई थी? मैं तो इसीलिए बच्चों को साथ लेकर सत्संग में चली गई थी कि बच्चे अकेले कहाँ रहेंगे, और फिर बच्चों में अच्छे संस्कार भी तो आते हैं। अरे आंटी जी, आज बहुत ज्यादा भीड़ है मंडी में, मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी हरी सब्जियां ले आई हूँ। तुम कुछ ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो, हम तो डर ही गए थे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हमारे बच्चों को लेकर। शांता बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और सबको खाना खिलाकर जब नीचे अपने घर में जाकर देखती है तो हालत देखकर समझ जाती है। ऐसे ही थोड़ा और समय बीता, लेकिन स्नेहा और प्रीति, उनके दिल में शांता के लिए प्यार पनपता ही नहीं है। फिर एक दिन, अच्छा सुनो शांता, मुझे ना कुछ दिन के लिए अपनी माँ से मिलने जाना है। आज फिर से मेरी भाभी का फोन आया, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मन बड़ा खराब सा हो रहा है। अब उनका क्या ही भरोसा, कब बुलावा आ जाए। तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं आंटी जी? आप होकर क्यों नहीं आते? मिलकर आओ ना अपनी माँ से। जीते जी मिलो तो मिलना भी है, हमारे पर तो दुश्मन भी कंधा दे देते हैं। कितनी होशियार है तू शांता, लेकिन यहाँ ये सब कौन संभालेगा ये बता। मैं है ना आंटी, आप होकर आओ। ठीक है शांता, मैं 3-4 दिन में आ जाऊंगी। अब इधर हेमा जी अपनी माँ से मिलने के लिए निकलती है और इधर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। शांता देखो, अब हमारे घर में पानी भर रहा है, अब हम कहाँ रहेंगे? हाँ, आज बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो रही है, लेकिन अब इतनी रात में मैं ऊपर क्या ही कहने जाऊंगी। रहने देते, सुबह देखेंगे। ठीक है, लेकिन सुबह बात कर लेना, क्योंकि ऐसे रहना ठीक नहीं है। मुझे तो बरसाती कीड़ों के काटने का भी बड़ा डर लगता है। बात तो आपकी सही है, अब आंटी जी भी नहीं है, भाभी लोगों से ही कुछ कहती हूँ। सुबह उठकर शांता और बिरजू देखते हैं कि उनके घर के पास वाला सीवर का बड़ा ही गहरा सा गड्ढा खुल चुका है, जिसके कारण सारा पानी उसी के अंदर आकर भर रहा है। छोटी मैडम जी, वो कल रात में नीचे ना बहुत पानी भर रहा था, हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाए। अरे रह रही है वो क्या कम है? अब तुम क्या चाहती हो, हम तुम्हें अपने साथ ऊपर रख ले? तभी प्रीति भी वहाँ आती है। क्या हुआ स्नेहा, तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देखो ना भाभी, अब ये शांता मैडम कह रही है इनके बेसमेंट में पानी भर रहा है, तो बताओ हम क्या करें? इतना कहते ही स्नेहा और प्रीति जोर जोर से हंसने लगती है। मैडम जी, पीने का पानी भी बड़ा गंदा आ रहा है, ऊपर से वो घर के पास वाला सीवर वाला गड्ढा भी खुल गया है। क्या बातें हो रही है शांता, क्या कह रही हो तुम? फिर से शांता पूरी बात बताती है।
तो अब क्या तुम आरओ का पानी पीना चाहती हो? हाँ, नहीं तो मम्मी की जाते ही तुम्हारी शिकायतें चालू हो गई। हाँ, आज वैसे भी घर में बहुत काम पड़ा है, जाओ काम निपटाओ। वैसे भी गोलू का बर्थडे है तो कुछ स्पेशल भी बनेगा। और हाँ, दोनों बच्चों के दोस्त भी आएंगे तो उसी के हिसाब से बनाना, ठीक है? ठीक है मैडम जी, आज तो गोलू बाबा का जन्मदिन है, बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आऊंगी। अभी सारा काम निपटा कर जल्दी से आती हूँ। थोड़ी देर में शांता खाने की सारी तैयारी करके अपने बेटे रघु को साथ लेकर गोलू और मोनू के लिए बढ़िया से कपड़े और खिलौने लेकर आती है और शाम को अपने बेटे को भी तैयार करके ऊपर ले जाती है। तुम भी आए हो गोलू के बर्थडे में? थोड़ी देर में सारे बच्चे गोलू के बर्थडे में आते हैं। जल्दी से सारे बच्चों को खाना लगा दो शांता। मम्मी मैं भी खाऊंगा। तुम यहाँ एक तरफ बैठ जाओ, सब खा लेना तब बाद में खा लेना। शांता प्रीति की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर में सब बच्चे चले जाते हैं। तब शांता भी अपना गिफ्ट मोनू और गोलू को देती है। अरे क्या लेकर आई हो तुम? अरे उसका जन्मदिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरा मन किया तो दोनों के लिए गिफ्ट ले आई। चलो आज अच्छे से निपट गया भाभी गोलू का बर्थडे, बस मम्मी जी की कमी रही। अब इतने सारे गिफ्ट आए, सब कल आराम से खोलेंगे। हाँ, कल संडे भी है। शांता तुम भी खाना ले जाना जो भी बचाओ। अगले दिन स्नेहा और प्रीति बर्थडे गिफ्ट खोलने में ऐसे तल्लीन हो गए कि उनको ये ख्याल ही नहीं रहा कि उनके बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। भाभी गिफ्ट तो बड़े ही बढ़िया दिए हैं शांता ने। सही कह रही हो स्नेहा, ऐसे तो हमने भी नहीं दिए थे। चलो भैया नीचे चलते हैं रघु के पास। हाँ ठीक है, अभी हमारी मम्मी अब बहुत बिजी है, हम रघु के पास चलते हैं। दोनों बच्चे नीचे उतरकर रघु के पास खेलने लगते हैं और इधर शांता भी अपने काम में व्यस्त थी। तभी तीनों खेलते हुए घर के बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रघु कहाँ गया? लगता है दरवाजे पर होगा। जैसे ही शांता दरवाजे तक जाती है उसकी चीख निकल जाती है और बाहर भागकर मोनू और गोलू को सीवर वाले गड्ढे से बचाने के चक्कर में खुद उस गहरे गड्ढे में कूद जाती है। तभी भीड़ इकट्ठा होकर उसको उस गड्ढे से बाहर निकालती है। आज ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है गली में? आवाज तो बाहर से ही आ रही है, जाकर देखो ना। तभी एक आदमी अशोक जी और साहिल नमन को बुलाने आता है। जल्दी चलो, तुम्हारी बाई वो बच्चों को बचाने के चक्कर में खुद मरते मरते बची है। क्या? मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो नीचे बेसमेंट में खड़े हैं। ये सुनकर सब लोग नीचे जाते हैं और शांता की हालत देखकर घबरा जाते हैं। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे शांता। सही कहा स्नेहा, हमें माफ कर दो शांता। देर आए दुरुस्त आए। चलो लेट ही सही, तुम्हारी आंख तो खुली। सब पलट कर देखते हैं तो हेमा जी अपने मायके से आ। रोशनी, मेरे कपड़े कहाँ हैं? इस घर में कभी भी कोई भी चीज सही जगह पर नहीं रह सकती। मुझे देर हो रही है, काम पर जाना है। रोशनी, वो सब छोड़ो, पहले मेरे कपड़े ढूंढो। प्रिया मेरे मोजे कहाँ है? पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन पता नहीं किस कोने में चले गए, घड़ी भी नहीं मिल रही है। ये है सुमन और सुधाकर का घर। यहाँ की हर सुबह ऐसी ही होती है। कोई कपड़ों के लिए चिल्लाता है, कोई अपने जरूरी सामान के लिए। इस घर में कोई भी चीज सही जगह पर नहीं रहती क्योंकि इनके घर में कोई स्टोर रूम नहीं था। स्टोर रूम ना होने के कारण पूरा घर पुराने और निरुपयोगी वस्तुओं से भर गया था। अब तो आवश्यक वस्तुएं रखने के लिए भी इनके घर में जगह नहीं बची थी। जब देखो तब हर कोई यहाँ का सामान उठाकर वहां रख देता और वहां का सामान उठाकर यहाँ। अरे आपके कपड़े वहीं रखे सोफे पर, जरा ध्यान से ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। रोशनी, सोफे पर कपड़े कौन रखता है? देखो डुगू गंदे पैर लेकर सोफे पर कैसे कूद रहा है। मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए इसने। अंदर अलमारी में रख देती, नहीं तो बेड पर यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है हमारा घर एक बड़ा सा महल है जिसमें ढेर सारी जगह है, बड़े बड़े कमरे हैं, अलमारियां हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो सपने से बाहर आ जाइए जनाब। देखिए जरा, 3 कमरे का घर है हमारा, वो भी एक बेडरूम तोड़कर हमने 2 बेडरूम बनवाए। हमारी अलमारी भी कितनी छोटी है, बड़ी मुश्किल से मेरे और डुगू के कपड़े बैठते हैं उसमें। आपके कपड़े रखने के लिए जगह ही नहीं है। अरे अभी तक मुझे अपने मोजे नहीं मिले। प्रिया क्या कर रही हो तुम? क्या है, खुद अपना सामान ठिकाने पर नहीं रखते और बाद में प्रिया प्रिया चिल्लाते रहते हो। अरे इस घर में अपना सामान मैं कहीं भी रखूं, कभी नहीं मिलता। बेवजह की भीड़ बढ़ा कर रखी है घर में, जिधर देखो उधर निरुपयोगी वस्तुएं। उपयोग के सामान के लिए भी हमारे घर में अब जगह नहीं है। कितनी बार कहा पापा से कोई बड़ा घर खरीद लेते हैं, लेकिन उनकी जान इस पुराने मकान में ही अटकी है। माँ भी पता नहीं ये पुराना सामान बेच क्यों नहीं देती। ये देखो, तुम्हारे मोजे और घड़ी वहां टीवी के पास पड़े थे, लेकिन भगवान ने आंखों की जगह तुम्हें तो बटन दिया है ना। खुद का काम होता नहीं, तुमसे हर काम के लिए प्रिया प्रिया चाहिए। अच्छा है तुम्हारा, तुम चले जाते हो काम पर और इस घर में दम घुटता है दिन भर मेरा। अरे बहू, ये डुग्गू के खिलौने की गाड़ियां यहाँ पूजा घर के पास क्यों रखी है?
हे भगवान, अभी इनको जैसे तैसे घर से निकाला नहीं कि अब मेरी सासू माँ शुरू हो गई। माँ जी मैंने नहीं रखी, डुग्गू ने रखी होगी। अरे भाभी डुग्गू ने नहीं, मैंने रखे हैं उसके खिलौने पूजा घर में। क्यों भाई, अब भगवान के साथ साथ डुग्गू की गाड़ियों को भी पूजना है क्या पूजा घर में? माँ जी आप कहे तो मैं गाड़ियां वहां से हटा देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताओ और जगह है क्या कहीं जहां हम डुग्गू के खिलौने रख सकते हैं? घर छोटा है, बेडरूम छोटी है, ऊपर से हमारे घर में एक कमरा पूरा भर जाएगा, इतनी निरुपयोगी वस्तुएं हैं। ना आप वो चीजें हटाती हो ना ही बेचती हो। अब जरा देखिए कैसा है हमारा किचन। किचन कम, पुराने बर्तनों का दुकान ज्यादा दिखता है। वही हाल हॉल का है, जिधर देखो उधर कपड़े पुरानी चीजें। हमारा हॉल नहीं, कबाड़ से भरा हुआ दुकान दिखता है। और नहीं तो क्या, अब वो रेडियो पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है, लेकिन ना हम वो हटाते हैं ना बेचते हैं। हटाने जाऊं तो भी हटाएंगे कहाँ? हमारा घर इतना छोटा है, जगह ही नहीं है। जिसके हाथ में जो सामान आए वो सामान कोई भी हॉल में रख देता है, नहीं तो किचन में। अब जब घर फैल जाता है तो डांट तो हमें ही सुननी पड़ती है। एक सीधा सा सवाल पूछा था, ये गाड़ियां पूजा घर में क्यों रखी है? तुम दोनों तो शुरू ही हो गई। आजकल तुम दोनों की कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है। तुम क्या जानो पैसों का और चीजों का मोल? हमारे घर में जो कुछ भी है वो मैंने और मेरे पति ने बड़ी मेहनत से कमाया है। ऐसे कैसे हम कुछ भी कबाड़ में बेच दे? अगर आप नहीं चाहती ये सामान बेचना तो मत बेचो, लेकिन कम से कम ये सामान रखने के लिए और कोई जगह तो बनवाओ। हमारे घर में कितनी चीजें तो जमीन पर पड़ी रहती है। कितना भी घर साफ सुथरा रखने की कोशिश कर लो, कोई भी आकर इधर का सामान उधर कर देता है और पूरा घर फैला देता है। देखो, हमसे जितना हुआ उतना हमने कर लिया। अब आगे जो कुछ भी करना है करवाना है तुम अपने पति से कहो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी खरीदी हुई कोई भी चीज मेरी अनुमति के सिवा अगर किसी ने बेचने की कोशिश की तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा कितना सामान है जो बेवजह का है, वो तुम्हें निरुपयोगी नहीं लगता? वहां हॉल के कोने में देखो, तुम्हारी पुरानी साड़ियों की वजह से पूरा बक्सा भरा हुआ है। वो साड़ियां क्यों नहीं बेचती तू? बेवजह के कितने तुम्हारे सैंडल पड़े हुए हैं, इन सब की तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होती? बस हमारा सामान तुम्हें परेशानी लगता है, जब देखो तब वही हटाने के बारे में सोचती रहती हो। अरे हमारे हाथ पैर चलते हैं इसीलिए ठीक है, लेकिन तुम्हारा बस चले तो तुम तो हम बूढ़ों को भी कबाड़ वालों को बेच दोगे। लाख खरी खोटी सुनाकर सुमन अपनी बहुओं का मुंह तो बंद कर देती है। उनकी एक बात तक नहीं सुनती, उल्टा उन्हें कितना कुछ सुना देती है। एक दिन प्रिया की माँ हेमा प्रिया के ससुराल आती है। प्रिया, ये तुम्हारा घर है या कोई स्टोर रूम? कितना फैला हुआ है, जिधर देखो उधर बस बेकार की चीजें, कपड़े और पुराना सामान दिख रहा है। 4 मेहमान तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें बैठने के लिए भी जगह नहीं है। न जाने तुम लोग कैसे रहते हो इस कबाड़ खाने में। अब मैं क्या ही करूँ माँ, मेरी सास को कितना भी समझा लो, वो हमारे घर की बेकार की चीजें बेचती नहीं। उन्हें हर एक चीज संभाल के रखनी होती है। कहती है अब काम की नहीं है, लेकिन इसका कब काम पड़ जाए हमें क्या पता। ऐसा करते करते हर एक पुरानी चीज इन्होंने संभाल कर रखी है। इससे भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रही हो ना हमारे घर का क्या हाल हो गया है। इसीलिए मैंने इन लोगों से कहा कि आपको ये चीज संभाल कर रखनी है तो रखो, लेकिन कम से कम ये चीजें हॉल से हटा दो, कहीं और रखो। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब पता चला तुम्हें हम क्यों मना कर रहे थे इस घर में शादी करने के लिए, लेकिन तब तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी, प्यार की रट लगाती रही और चली आई इस कबाड़ खाने में। माना माँ की घर छोटा है, चीज रखने के लिए जगह नहीं है। हमारी तरह यहाँ स्टोर रूम नहीं है, लेकिन ये लोग अच्छे हैं। थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ खुश हूँ। प्रिया जैसे तैसे अपनी माँ का मुंह बंद कर देती है, लेकिन वो ठान लेती है कि चाहे जैसे भी हो वो इस हॉल का नक्शा बदल कर रहेगी। अपनी सारी योजना प्रिया रोशनी को बताती है। शाम के वक्त सारे मर्द काम से घर आते हैं और बस उन्हें देखते ही शुरू हो जाती है प्रिया और रोशनी की नौटंकी। प्रिया, ये क्या, तुम यहाँ आंगन में चूल्हे पर खाना क्यों पका रही हो? हमारा यहाँ किचन है, गैस है फिर भी। देवर जी, सिर्फ एक दिन आप हमारे किचन में जाकर खाना बनाकर देखो। एक बर्तन लेने जाओगे ना तो कई बर्तन हमारे ऊपर आकर गिरते हैं। एक मसाला लेने जाओ तो कई मसाले गिर जाते हैं, क्योंकि बेवजह की भीड़ हमारे किचन में बढ़ गई है। आजकल तो हमारे किचन में कपड़े भी आने लगे हैं। किचन में जाते ही हमारा दम घुटने लगता है, वहां हमसे खाना नहीं बन पाएगा। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब। उस बेकार की चीजों से भरे हुए किचन में खाना बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ आंगन में खुली हवा में बनाएं। कम से कम हमारा दम तो नहीं घुटेगा। लेकिन जरा घर में देखो बहू, पूरा घर धुएं से भर गया है। ऐसे ही रोज चूल्हे पर खाना बनता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा घर काला पड़ जाएगा। ऐसे तो कोई भी आने जाने वाला हम पर हंसेगा। गैस होने के बावजूद हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं, लोग तो हमें ही बेवकूफ समझेंगे। अभी भी तो लोग हम पर हंस रहे हैं ना पापा जी, हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। आपको मेरी बातों का यकीन नहीं होगा तो दीदी से पूछ लो।
आज तक हमारे घर में फैली हुई बेकार की चीजों की वजह से घर वालों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब तो मोहल्ले की औरतें आकर भी हम पर हंस रही हैं। कहती है हमारा घर नहीं स्टोर रूम लगता है। अब हमने ही हमारे घर का ये हाल बना लिया है तो हम किसी को क्या कह सकते। मुझे तुम्हारे कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बोलो क्या चाहती हो। अरे तुम क्यों इनके मुंह लग रहे हो? अपनी बात मनवाने के लिए नौटंकी करना इनकी आदत है। अब मैं बताती हूँ ना क्या कहना इनका। हमने मेहनत से खरीदी हुई चीजें बेचनी है इन्हें, क्योंकि वो निरुपयोगी हो गई है। पिछले कुछ दिनों पहले ही मेरा सर खा रही थी इस बात को लेकर, मैंने तो नजरअंदाज कर दिया, इसलिए अब ये आपके सामने नौटंकी कर रही है और कुछ नहीं। सुमन तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे इनसे सुनना है। सुमन कह रही है वो बात सच है क्या बहू? हाँ पापा जी, आपको चीजें बेचनी है या हटानी है ये हम नहीं जानते, लेकिन इन निरुपयोगी चीजों की वजह से आपत्ति हो रही है। मोहल्ले की औरतें हमें ताने मार रही हैं। अब देखो कल ही गेहूं की गोनी आई है, वो अभी तक हॉल में पड़ी है, वो रखने के लिए भी हमारे घर में जगह नहीं है। माँ जी, आप मेहनत से कमाई हुई चीजें बेचना नहीं चाहती तो वो चीजें रखने के लिए हमें एक अलग से कमरा बनाना होगा, स्टोर रूम जैसा। जो सामान कभी कभार यूज होता है हम वहां रखेंगे। हमें मतलब सभी घर वालों को परेशानी भी नहीं होगी और हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा। स्टोर रूम में सब सामान रखने के बाद काफ़ी जगह बच जाएगी। वहाँ रोज़ के इस्तेमाल के कपड़े और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी रखेंगे, ताकि सुबह सुबह गौरव और बड़े भैया को घर पर अपने कपड़े नहीं ढूंढने पड़े। कहाँ इनकी बातों में आकर खर्चा बढ़ा रहे हो आप? 2 दिन तमाशा करेगी फिर चुप हो जाएगी। चलो ठीक है बहू, मैं तुम दोनों की बातों से सहमत हूँ। कल ही मैं कारीगर से बात करके यहाँ आंगन में जो खाली जगह है वहाँ पर एक स्टोर रूम बनवा देते हैं। फिर हमारे घर में जो सामान कम इस्तेमाल होता है वो तुम लोग यहाँ रखना। कम से कम स्टोर रूम बनने से घर में जो झगड़ा होता है वो तो बंद होगा और सबकी ज़रूरत का सामान और कपड़े भी सही जगह पर रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही पापा आपने, नहीं तो इस घर में हमारे कपड़े रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। सुबह ऑफिस जाने का नाम लिया नहीं कि शर्ट इधर पैंट उधर, कपड़े ढूंढने में ही घंटों चले जाते हैं। जैसे तैसे प्रिया और रोशनी सुधाकर को स्टोर रूम बनवाने के लिए मना लेती हैं। अगले दिन सुबह ही स्टोर रूम का काम शुरू हो जाता है और 2 दिन में बनकर तैयार भी हो जाता है। फिर देखते ही देखते घर की सारी निरुपयोगी चीज़ें, पुराने बर्तन, पुराने कपड़े स्टोर रूम में रखे जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें हटती जाती है वैसे घर का नक्शा बदलता है। आगे देखा, बेवजह की चीजें हटा दी तो हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। अब हम हमारे किचन में अच्छे से खाना बना सकते हैं, घर में चैन से सांस ले सकते हैं। अब हमारा घर तो इतना खाली हो गया है कि डुग्गू को भी खेलने के लिए अच्छी जगह हो गई। प्रिया, अच्छा हुआ तुमने ये स्टोर रूम बनाने का आइडिया दिया, नहीं तो हमें उसी कबाड़ खाने में रहना पड़ता। सब लोग हंसने लगते हैं। अगले कुछ दिन तो सही जाते हैं, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में पूरा स्टोर रूम भर जाता है और फिर दोनों बहू में झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि छोटी बहू बड़ी बहू का सामान स्टोर रूम से निकाल कर फेंकती है तो बड़ी बहू छोटी बहू का। अरे बहू, झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम दोनों ने ही इनको बहला फुसला कर ये स्टोर रूम बनवाया है ना? अच्छा हुआ, लेकिन अब इसी स्टोर रूम को लेकर झगड़ा क्यों कर रही हो? स्टोर रूम काफी बड़ा है, दोनों अपना सामान अच्छे से रखो। यूं एक दूसरे का सामान फेंकने की क्या जरूरत है? प्रिया, रोशनी के कपड़े अंदर रख दो। माँ जी, अगर आपको इनकी सच्चाई पता चलेगी ना तो आप भी इनका सामान मेरी तरह स्टोर रूम से बाहर फेंकोगी। भैया ऐसा क्या कर दिया इसने? दीदी ने अपने कमरे का पूरा सामान स्टोर रूम में लाकर रखा है, इस वजह से पूरी स्टोर रूम भर गई है। इन्हें इनका सामान रखने के लिए जगह नहीं है, इस वजह से ये मेरा सामान बाहर फेंक रही है। और ये देखिए, आपकी साड़ियों की बोरी भी इन्होंने बाहर फेंक दी। दीदी, ये कपड़े कबाड़ वाले को देने वाली थी, वो भी आपको बिना बताए। अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो आज ये आपकी बरसों से जमाई हुई साड़ियां फेंक देती। मैंने इन्हें मना किया, इस वजह से अब ये मुझसे झगड़ा कर रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत रोशनी? इस घर में हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। घर में मेरे सामान के लिए जगह नहीं थी, इसलिए आप लोगों ने स्टोर रूम बनवाया ताकि हम वहां मेरा सामान रख सके। लेकिन अब स्टोर रूम में भी आपको मेरे सामान से दिक्कत हो रही है, जो मुझे पूछे बिना मेरे कपड़े कबाड़ वाले को दिए जा रहे हैं। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। अब दिखाती हूँ मैं तुम दोनों को कि सास क्या होती है। सुमन स्टोर रूम को ताला लगा देती है, चाबी अपने पास रखकर वहां से चली जाती है। न तेरा न मेरा, देखा हमारे झगड़े का नतीजा? माँ जी के पुराने कपड़े हम बेच देते तो स्टोर रूम में अच्छी खासी जगह हो जाती। थोड़े हिस्से में तुम अपने कपड़े रखती, थोड़े हिस्से में मैं अपने कपड़े रखती, लेकिन नहीं, तुमसे कोई बात शांति से होती नहीं। अब लगा लिया ना माँ जी ने स्टोर रूम को ताला, अब कैसे रखोगी अपना सामान स्टोर रूम में? झगड़े की शुरुआत आपने की थी, पहले आपने मेरे कपड़े बाहर फेंके थे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। प्रिया, मैं तुम्हारे कपड़े फेंक नहीं रही थी, बस मेरे कपड़े रखने के लिए जगह बना रही थी। अच्छा जी, मेरे कपड़े हटाकर गिराकर। हाँ, ये देखिए,
आपके हाथ से मेरा मेकअप का सामान गिर गया, इनकी महंगी घड़ी भी गिर गई और टूट गई। अरे पर मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब आगे क्या करे? प्रिया प्लीज कुछ सोचो, माँ जी से चाबी कैसे ले? अब से मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी, आपको जो करना है आप करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। प्रिया मुझे कुछ बताकर तो जाओ, आखिर क्या करने वाली हो तुम? प्रिया रोशनी की मदद करने से साफ इनकार कर देती है और मुंह मोड़ के वहां से चली जाती है। थोड़े दिन तो स्टोर रूम की चाबी सुमन अपने पास रखती है, लेकिन एक दिन चुपके से प्रिया वो चाबी गुम कर देती है। अगले दिन प्रिया नकली चाबी वाले के पास जाकर स्टोर रूम की नकली चाबी बना लेती है। फिर से प्रिया अपनी नकली चाबी से और रोशनी सास की चाबी चुरा कर स्टोर रूम में सामान भरना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पूरा स्टोर रूम भर जाता है। फिर पुराना सामान स्टोर रूम के बालकनी में फेंका जाता है। हर कोई सामान उठाता और बालकनी के ऊपर फेंक देता। अब तो बेकार की चीजों की वजह से बालकनी भी भर गई थी। अब तो बालकनी से भी कपड़े चीजें गिरने लगे थे। सुमन, तुमने अपने घर को अलग अलग चीजें जमा करके कबाड़ खाना बना दिया है। पहले तो सब घर में था, किसी को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अब बालकनी में आते जाते लोगों पर कपड़े बर्तन गिर रहे हैं। तुम्हारा घर घर कम, कबाड़ खाने का प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है। तुम अपने काम से काम रखो, हम हमारा देख लेंगे। तुमसे खुद का घर संभलता नहीं और आ जाती है लोगों को अकल सिखाने। सविता मुंह मोड़ के वहां से चली जाती है। तभी वहां कबाड़ वाला आता है। बहन जी कुछ कचरा होगा तो निकालो, अभी कबाड़ का अच्छा भाव चल रहा है। हे भगवान, अब इसकी ही कमी थी जो आपने इसे भी भेज दिया। घर मेरा, चीजें मेरी, लेकिन दिक्कत हर किसी को है। क्या सोच रही हो बहन जी? अरे तुम किसी और घर में जाओ, हमारे घर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हमारे घर में एक भी सामान निरुपयोगी नहीं है। हमारे घर में ना कचरा निकलता है और ना ही हम कुछ फेंकते हैं। हर चीज अच्छे से संभाल कर रखी है, इसी वजह से हमारी गृहस्थी अच्छी चल रही है। कचरा नहीं निकलता, ये क्या बात हुई? पूरी दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में कचरा ना निकलता हो। वो देखो आपकी बालकनी में कितना सारा कबाड़ है। अगर आप ये सारा कबाड़ बेच दोगी तो नई नई करके भी 4-5 हजार मिल जाएंगे। वैसे भी इतना सारा कबाड़ घर में रखना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा क्या बुरा, तुम मत सिखाओ मुझे, मैं अपना देख लूंगी। तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझसे 4-5 हजार रुपया ले लो, लेकिन बेवजह कबाड़ दो ये रट लगाकर मेरा माथा खराब मत करो। भाई साहब जाइए आप, आपको हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी सास को हमारे घर का हर एक सामान कीमती महत्वपूर्ण लगता है। उनके हिसाब से हमारे घर में कभी कचरा निकलता ही नहीं है और हमारे घर का एक भी सामान निरुपयोगी ही नहीं है। मेरी सास को कबाड़ स्टोर करने की आदत पड़ गई है भाई साहब। हम समझा कर थक गए, कबाड़ बेच दो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। कबाड़ से स्टोर रूम भर गया तो अब हमने बालकनी को स्टोर रूम बना दिया। वो देखिए, आपको हमारे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी सास आपके पास जो कबाड़ है ना, शायद वो खरीद लेगी। जाइए आप। अजीब औरत है, पैसे देने के लिए तैयार हो गई लेकिन कबाड़ देने के लिए नहीं। पता नहीं कैसे कोई कबाड़ से इतना प्यार कर सकता है।